हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम जानेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज क्या क्या है। और इससे पिछले इंटरनेशनल बिजनेस की क्लासेस में हमने इन डिटेल में स्टडी की थी कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, कौन कौन से मोड्स के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस की जा सकती है। तो चलिए आज हम थ्योरी को जानेंगे और आज हम फर्स्ट क्लास में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की मर्केंटाइल थ्योरी को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। वीडियो पसंद आए लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज दो तरह की होती है। तो क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज में क्या क्या आती है? मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज एंड हिक्सर-ओहलिन थ्योरी। तो ये चारों क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज हैं। और मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज क्या क्या हैं? कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी, पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वन बाई वन हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मर्केंटाइल थ्योरी क्या होती है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। तो इंटरनेशनल ट्रेड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पर इन ब्रीफ मैं एक बार और बता रही हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब है कि अपनी कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर बिजनेस करना। इंटरनेशनल प्लस ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर बिजनेस करना। गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इन सब की नेशनल बाउंड्रीज के बाहर ट्रेडिंग करना, इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो ज़रूर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड को इन डेप्थ में जानने के लिए। तभी हम समझ पाएंगे कि क्यों एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को अपनाती है, कौन सी कंट्री किस गुड्स में ट्रेड करेंगी, किस पर प्रॉफिट उन्हें होंगी, उनकी जो पूरी की पूरी गाइडेंस है ये थ्योरी प्रोवाइड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं मर्केंटिलिज्म थ्योरी से। मर्केंटिलिज्म थ्योरी ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है, यानी सबसे पुरानी ये ट्रेड की थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में 1600 से 1900 के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। तो क्या माना गया था इस थ्योरी में कि इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव था कि कंट्रीज़ के वेल्थ को इंक्रीज़ करनी है, किसके थ्रू? गोल्ड के थ्रू। इसमें माना गया था कि किसी कंट्री के वेल्थ को मेज़र किस में करना चाहिए? गोल्ड में मेज़र किया जाना चाहिए। तो उस टाइम पे जो ट्रेडिंग होती थी कैसे की जाती थी? गोल्ड एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग की जाती है। आज कैसे होता है? हम ट्रेडिंग करते हैं करेंसी के थ्रू। तो इसीलिए उसमें माना गया था कि एक्सपोर्टेशन हमें ज़्यादा करनी है और इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, जिससे कि अगर एक्सपोर्टेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो उनकी गोल्ड की स्टॉक है वो इंक्रीज़ होगी। इससे क्या होगा? कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और अपनी जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसको भी सिक्योर किया जा सकेगा। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी की एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, ये क्या एडवोकेट करती है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड पे, जो कि जनरेट करे वेल्थ को और नेशनल पावर को स्ट्रेंथन करे। साथ में मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिक नेशनलिज्म का फॉर्म है, मतलब ये कॉरपोरेट, मिलिट्री और नेशनल डेवलपमेंट, ये तीनों को लेकर एक थ्योरी बनाई गई है जो कि एडवोकेट करती है किसको? ट्रेड पॉलिसीज़ को एडवोकेट करती है, जो प्रोटेक्ट करती है अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, ये प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करती है। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी में एक बात और थी कि मोनोपोली इस्टेब्लिश हो रही थी, इसमें ड्यूटी इम्पोज किए जा रहे थे इंपोर्ट्स पर, और ये प्रोहिबिट करती थी किसी भी इमिशंस पर, लाइक स्किल, लेबर, कैपिटल, इनकी इमिशंस पर ये प्रोहिबिशन लगाती थी, जिससे कि क्या होता था कि फॉरेन कंपनीज यहाँ पे अपनी बिजनेस को बढ़ा नहीं पाती थी। चलिए देखते हैं कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी सारे पॉइंट्स की। तो हिस्ट्री क्या है कि मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो थी एक डोमिनेंट थ्योरी थी। मैंने पहले ही आपको बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये 1600 से 1800 के बीच एक डोमिनेंट थ्योरी थी। और ये इस थ्योरी में क्या माना गया था कि एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करनी है और इंपोर्ट बहुत ही कम करनी है। इससे क्या होगा? गोल्ड रिजर्व एक कंट्री की इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि
जो कमर्शियल करेंसी में यूज़ किए जाते थे वो करेंसी की जगह पे गोल्ड यूज़ किए जाते थे। इसीलिए गोल्ड बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे माना गया था कि अपनी कंट्री के पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, पावर को मेज़र करने के लिए गोल्ड में मेज़र किया जाना चाहिए, और इसीलिए वो अपनी गोल्ड स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते थे। चलिए एजम्पशंस कुछ है इसकी, क्या क्या एजम्पशन है चलिए देखते हैं। एजम्पशंस चलिए देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन, अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द वर्ल्ड ट्रेड इज़ अ ज़ीरो सम गेम। क्या कहा गया है कि वर्ल्ड में जो वेल्थ है वो एक फाइनाइट अमाउंट में है, और इसमें क्या कहा गया है, मतलब फाइनाइट अमाउंट मतलब एक सीमित अमाउंट में वेल्थ है इस वर्ल्ड में, और ट्रेड इज़ अ ज़ीरो सम गेम। क्या मतलब है ज़ीरो सम गेम का? तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें एक कंट्री को प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कंट्री ए है और कंट्री बी है, तो दो कंट्री जब ट्रेडिंग कर रही हैं आपस में, तो क्या होता है, ए कंट्री अगर कोई सामान एक्सपोर्ट कर रही है बी को, तो क्या होगा, ए कंट्री को प्रॉफिट होगी, और बी कंट्री को क्या होगा, उसको एक्सचेंज में गोल्ड देना पड़ेगा, मतलब उसको लॉस होगा। तो एक साथ दोनों कंट्री कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये मानना है किसका, मर्केंटाइल थ्योरी की एजम्पशंस का मानना है कि ज़ीरो सम गेम मतलब क्या कहा गया है कि दोनों कंट्रीज़ एक साथ कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। नेक्स्ट है, अ कंट्री कैन ओनली प्रॉस्पर एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री के कॉस्ट पर दूसरी कंट्री, अगर एक कंट्री को प्रॉफिट होगा अनदर कंपनी को लॉस होगा, तभी जो एक कंट्री है वो प्रॉस्परस हो सकती है। वेल्थ इज़ बेस्ट मेजर बाय द अमाउंट ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मैंने पहले ही आपको बताया कि उस टाइम पे जो एक्सचेंज की जाती थी करेंसी क्या होती थी, गोल्ड या सिल्वर में मेज़र की जाती थी, ज़्यादातर गोल्ड में मेज़र की जाती थी। तो वेल्थ को किस में मेज़र किया जाना चाहिए, प्रीशियस मेटल, गोल्ड या फिर सिल्वर में। अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस दैट एक्सीड्स इम्पोर्ट, मतलब क्या है पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, यानी कि BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो रहनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका मतलब क्या है, सरप्लस होनी चाहिए। तो मान लो दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, तो कंट्री ए कंट्री बी को वीट एक्सपोर्ट कर रही है, कंट्री ए और कंट्री बी, कंट्री ए जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है वीट कंट्री बी को, तो बी कंट्री को बदले में गोल्ड देना होगा, क्योंकि उस टाइम पे एक्सचेंज की जाती थी गोल्ड में, करेंसी थी। तो क्या होगा, कंट्री ए की जो है वो गोल्ड रिज़र्व इंक्रीज़ हो जाएगी और बी की गोल्ड रिज़र्व क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक साथ दोनों कंट्रीज प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, तो एक कंट्री के पास अपनी गोल्ड रिज़र्व इंक्रीज़ होगी, कंट्री ए के पास यानी कि गोल्ड रिज़र्व उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी वो सरप्लस में जाएगी। तो ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि सरप्लस में होनी चाहिए। ये अजम्पशन थी मर्केंटाइल थ्योरी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोटेबल। तो मर्केंटाइलिज्म के बहुत सारे इन्फ्लुएंसियर प्रोपोनेंट भी माने गए हैं, जैसे कि थॉमस मोन है जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और कौन कौन है, फ्रांस से जीन बैप्टिसे और एंटोनियो सेरा जो कि इटली से बिलोंग करते थे, और इनको कॉइन किन के थ्रू किया गया था, एडम स्मिथ के थ्रू। वेल्थ ऑफ नेशन में इसे मेंशन किया गया था। ये फेमस स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में इस टर्म को मेंशन किया था। पे चलते हैं, देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इस थ्योरी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैरिफ लगाई जाती थी, टैरिफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक बिजनेसेस फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से अपने डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ बैरियर लगाए जाते थे। क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ फॉरेन कॉलोनीज टू प्रोवाइड अ मार्केट फॉर रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड, जिससे कि क्या होता था, एक नेटवर्क बनाई जाती थी अपनी फॉरेन कॉलोनीज़ की, जिससे कि वो रॉ मटेरियल वहाँ से ले सकते थे, जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके और इम्पोर्ट बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो। एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर डोंट एक्सपोर्ट देम एट ऑल, मतलब गोल्ड और सिल्वर के सिवा किसी दूसरे चीज़ में एक्सपोर्टेशन नहीं की जाएगी। चलिए ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। मर्केंटाइल थ्योरी फर्स्ट
थ्योरी थी इंटरनेशनल ट्रेड की, बट इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया गया है मर्केल्टाइन थ्योरी को। तो एडम स्मिथ और डेविड ह्यूमे वो क्या थे, एंटी मर्केल्टलिस्ट थे, मतलब ये दोनों मर्केल्टाइल थ्योरी के खिलाफ थे। एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन में कहा था कि मर्केल्टिलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि ज़ीरो सम गेम पर बेस्ड है। तो ज़ीरो सम गेम हम जानते हैं कि क्या है। तो ज़ीरो सम गेम क्या था, ज़ीरो सम गेम यानी कि दो कंट्री जो आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं वो एक साथ प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, मतलब एक अगर प्रॉफिटेबल होगी तो दूसरे को लॉस झेलना होगा। पर इस बात के खिलाफ थे एडम स्मिथ कि दूसरी कंट्री की लॉस पर अपनी कंट्री को प्रॉफिटेबल बनाना ये सही नहीं है। एडम स्मिथ के साथ डेविड रिकार्डो, उनका भी ये मानना था कि ट्रेड पॉजिटिव सम गेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सम गेम होना चाहिए। ज़ीरो सम गेम की जगह पे पॉजिटिव सम गेम की बात कही गई है। मतलब क्या मतलब है पॉजिटिव सम गेम का, मतलब है कि जो भी ट्रेडिंग कर रही है सारी कंट्रीज़ आपस में, उन्हें सारे को बेनिफिट मिलना चाहिए, सारी कंट्री बेनिफिशियल होनी चाहिए। सेकेंड बात क्या कही गई है, सेकेंड पॉइंट है मर्केल्टिज्म थ्योरी जो थी बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर को इम्पॉर्टेंस देती थी। तो ये सही नहीं है, ये बात को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, ये ड्रॉबैक मानी गई है। साथ में ये सिर्फ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कहती है। मर्केल्टिज्म थ्योरी किस पर बेस्ड है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि सरप्लस ट्रेडिंग की बात कही गई है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव ही था कि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए। मर्केल्टिज्म थ्योरी की क्या ऑब्जेक्टिव थी कि इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए थ्रू हेवी ड्यूटीज़, जैसे कि फॉरेन गुड्स पर ये ड्यूटीज़ लगाई जाए और इससे इंपोर्ट को रोका जाए, मतलब हर कोशिश की जाती थी कि इंपोर्ट को रोका जा सके। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि डेविड ह्यूमे उन्होंने क्या कहा है, डेविड ह्यूमे की एक थ्योरी भी है कि प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म, इसमें कहा गया था कि मर्केल्टिज्म थ्योरी क्या कहती थी कि कंट्री की गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज़ करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और इंपोर्ट बहुत ही थोड़ा करनी चाहिए। पर डेविड ह्यूमे की प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म क्या कहती थी कि लॉन्ग रन में ये पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट रन में ठीक है कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसे बेनिफिट होगा ही, बट लॉन्ग रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड थी उसमें डिसइक्विलिब्रियम आने लगेगी। क्यों, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम कैसे आएगी, जब एक्सपोर्ट कोई कंट्री ज़्यादा करती है तो क्या होगी, उस टाइम पे किस पे एक्सचेंज की जाती थी, गोल्ड में। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, गोल्ड का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो गोल्ड आएगी। इससे क्या होगा कि कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी इससे। तो क्या होगा, प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हाई प्राइस है उस पर कोई दूसरी कंट्री जो है प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करेगी। इतनी ज़्यादा हाई प्राइस हो जाएगी तो दूसरी कंट्री जो है उस कंट्री के प्रोडक्ट को अपने कंट्री में इंपोर्ट कर ही नहीं पाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और इससे अपने आप ही डिसइक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वो सही हो जाएगी और उस कंट्री को भी इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये डिसइक्विलिब्रियम सही हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन है ये सरप्लस की नहीं रहेगी, ये इक्वलाइज हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट कि मैंने क्या कहा कि जो डेविड ह्यूमे की थ्योरी है, उन्होंने क्या कहा है, डेविड ह्यूमे उनकी जो थ्योरी थी उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम सरप्लस ही हो, ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली, ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए सही है, लॉन्ग रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, गोल्ड रिजर्व भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि गोल्ड में उस टाइम पे ट्रांजैक्शंस की जाती थी। तो गोल्ड रिजर्व जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, कंट्री में जो है कंट्री में मनी सप्लाई भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो कंट्री में जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी तो क्या होगे, ऑटोमेटिकली उस कंट्रीज़ की जो सारी प्रोडक्ट्स की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो दूसरी कंट्री जो रहेगी उससे इंपोर्ट नहीं करवाएगी, इतनी ज़्यादा हाई प्राइस पे वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, उस कंट्री
की एक्सपोर्टेशन कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इससे क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम सही हो जाएगी। और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि इसके ड्रॉबैक्स हैं मर्केंटिलिज्म थ्योरी के। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी की एजम्पशन क्या है कि कॉलोनीज होनी चाहिए, कॉलोनीज ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इससे क्या होगा, मदर कंट्री अपनी बेनिफिटेड होगी, तो ये गलत है। और एक है रीज़न, और इसी रीज़न से यूरोप में क्या हुआ था कि 16 से 19 सेंचुरी के बीच बहुत सारे वॉर्स हुए, क्योंकि हर कंट्री अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज क्रिएट करना चाहती थी। इसकी एक और ड्रॉबैक क्या है कि ये गवर्नमेंट और कमर्शियल क्लास यानी कि अपर क्लास के लिए ये बेनिफिशियल थी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए ये बेनिफिशियल नहीं थी। साथ में ये सिर्फ कॉमर्स की इंपॉर्टेंस की ओर ध्यान देती थी, ज़्यादा कंसंट्रेट किस पर करती थी, कॉमर्स की इंपॉर्टेंस पे। दूसरी जो और अदर सेक्टर्स है लाइक एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ये गुड्स और लोगों की फ्री मूवमेंट को रोकती थी, क्योंकि आपको पता ही है कि हाई टैरिफ लगाए जाते इंपोर्ट्स पे, साथ ही साथ बहुत सारे रूल रेगुलेशंस लगाए गए थे, जिससे कि क्या होता था, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी, बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस इम्पोज किए जाते थे, तो इससे क्या होता था, फ्री मूवमेंट को रोका जाता था। गुड्स और जो लोग थे उनकी जो फ्री मूवमेंट है ये रोकती थी, जिससे क्या होती थी, वर्किंग पीपल एक्सप्लॉइट हो रहे थे और उन्हें मजबूरी में बहुत ही लो वेज एक्सेप्ट करने पड़ रहे थे। और एक रीज़न है, लास्ट रीज़न, कि दूसरे इंटरनेशनल थ्योरी इसी कारण से लाए गए थे। इतनी कमियां थी मर्केंटिलिज्म थ्योरी में, इसीलिए दूसरी थ्योरीज़ को, इंटरनेशनल थ्योरीज़ को आपके लिए लाए गए थे। और साथ ही साथ मर्केंटिलिज्म थ्योरी 19वीं सेंचुरी में एबोलिश भी कर दी गई थी, 19वीं सेंचुरी में ये ख़त्म हो गई थी। और एडम स्मिथ की कौन सी थ्योरी आई थी, एडम स्मिथ में ने लाइजेस फियरी इकोनॉमी उन्होंने प्रोवाइड की थी, ये सामने आई थी। एडम स्मिथ ने 19वीं सेंचुरी में लाइजेस फियरी इकोनॉमी की बात कही थी और ये उस टाइम पे पॉपुलराइज हुई थी। तो कमियां थी मर्केंटिलिज्म थ्योरी में, इसीलिए इसकी जगह पे बहुत सारी न्यू थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड आई थी, बट अभी भी देखी जाती है कुछ कुछ मॉडर्न मर्केंटिलिज्म थ्योरी। चलिए देखते हैं क्या क्या है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ पॉइंट यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन किया है। गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ एन इंडस्ट्री फॉर अनफेयर एडवांटेज, और क्या क्या है, कॉपीराइट थेफ्ट और सर्ज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट, यहाँ पे सेंटिमेंट होगा। ओके, तो ये थी मॉडर्न मर्केंटिलिज्म। तो नेक्स्ट क्लास हम कुछ और देखेंगे, कुछ और थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।